अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ली शैटलियर प्रिंसिपल और ली शैटलियर प्रिंसिपल के बाद इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस। ली शैटलियर प्रिंसिपल को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, उसकी एप्लीकेशन क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस है। तो हम ली शैटलियर प्रिंसिपल और इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम इस पे बात करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या है। According to Lee Chatelier principle, if stress is applied to the system at equilibrium, system will reduce the effect of stress applied. इसका मतलब क्या है कि if stress का यहाँ पे मतलब क्या है कि हम कोई change लाएं। If we change the condition of reaction at equilibrium, हम equilibrium पे reaction की condition change करेंगे तो reaction जो change हमने लाया है उसको अपोज करेगा, उसको रिड्यूस करेगा। अब कोई भी सिस्टम, कोई भी रिएक्शन 100% उसे नलीफाई नहीं कर सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकता। इट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड। सिस्टम विल रिड्यूस नॉट वैनिश। ऐसा नहीं होगा कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं, रिएक्शन उसके अपोजिट जाए और जितना मैंने इंक्रीज़ किया है वो उतना ही उसके अपोजिट जाके इक्वल ख़त्म कर ले। इट रिड्यूस द इफेक्ट। ये सिर्फ रिड्यूस करता है, टू मिनिमाइज करता है। ठीक है, तो इस ली शैटलियर प्रिंसिपल के जो एप्लीकेशन है या एप्लीकेशन ऑफ केसी, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन भी है और ये ली शैटलियर प्रिंसिपल की मदद से हम स्टडी करेंगे। वो क्या है, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंडीशंस ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम और पोजीशन पे क्या इफेक्ट आएगा, हम उसकी बात करते हैं। भाई सबसे पहले हमारे पास पैरामीटर है कंसंट्रेशन। अगर मैं किसी रिएक्शन की कंसंट्रेशन चेंज करूं जिस वक्त रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, हम क्या करें, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन की कंसंट्रेशन अगर चेंज करें, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज करें और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, हम ज़रा देखते हैं इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। मेरे पास ये रिएक्शन है N2H2, रिवर्सिबल है NH3, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। कंसंट्रेशन चार तरह से चेंज हो सकती है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हम चार तरह से चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे, इफ वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन अपोज करेगा और वो उसे डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करने के लिए कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। दूसरा, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज करूंगा तो रिएक्शन उसे इंक्रीज करेगा, मेरे लाए हुए चेंज को अपोज करेगा। मैंने प्रोडक्ट रिमूव कर ली, कम कर दी, रिएक्शन मज़ीद प्रोडक्ट बनाएगा और मज़ीद प्रोडक्ट बनाने के लिए फॉरवर्ड जाएगा। इसका मतलब है मेरे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में पहली चीज़ क्या आ गई, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंडीशन क्या है, हम रिएक्टेंट इंक्रीज करें या प्रोडक्ट डिक्रीज करें। इन दोनों केस में रिएक्शन की डायरेक्शन इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या इफेक्ट आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कंसंट्रेशन का इफेक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, फॉरवर्ड जाएगा, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। वैल्यू ऑफ केसी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ेगी उतनी रिएक्टेंट की कम होगी। केसी क्या है, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अगर मज़ीद फॉरवर्ड जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंट की उतनी कम हो जाएगी, केसी की वैल्यू अगेन हमारे पास सेम ही आएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अपोजिट, हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करें, रिएक्शन मज़ीद रिएक्टेंट बनाने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, मोर रिवर्स। ठीक है। इसका मतलब है इफ वी डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन विल गो टू द रिवर्स डायरेक्शन। अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो कम कैसे हो सकती है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो। इसका मतलब है इफ वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन विल मूव टू द रिवर्स डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ गई, कंडीशन क्या है, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो रिवर्स रिएक्शन, रिएक्टेंट कम करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन, रिएक्टेंट रिमूव किया तो रिवर्स। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिवर्स रिएक्शन करेगा। वैल्यू ऑफ केसी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहली हमने बात की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, इफ वी इंक्रीज रिएक्टेंट और इफ वी डिक्रीज प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द प्रोडक्ट साइड। दूसरा, इफ वी डिक्रीज रिएक्टेंट और इफ वी इंक्रीज प्रोडक्ट, इनमें से हम कोई सा भी काम करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड। ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरा जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। क्योंकि हमें मालूम है प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है, तो हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा, अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इसको इकट्ठी बात करेंगे हम प्रेशर और वॉल्यूम की। ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, हमारे पास दूसरा पैरामीटर है, हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम की बात करते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट आएगा। मेरे पास रिएक्शन है N2 प्लस H2, NH3 बना रहा है। अब बच्चे यहाँ पे देखते हैं, पहले सबसे हमें मालूम होना चाहिए कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। वॉल्यूम के लिए हम उसे ही उलट कर देंगे। ठीक है। मतलब वॉल्यूम के लिए हम कहेंगे प्रेशर के इंक्रीज़ का जो इफेक्ट है वही इफेक्ट वॉल्यूम के डिक्रीज़ का है। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर के लिए कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगी टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर का क्या इफेक्ट है, इफ वी इंक्रीज प्रेशर, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेस मोल्स। इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से कम मोल की तरफ जाएगा। इसके अपोजिट प्रेशर कम करने से मोर मोल्स की तरफ चला जाएगा। अब हम ये रिएक्शन लेते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, इफ वी इंक्रीज प्रेशर, ये रिएक्शन इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है, हमें बैलेंस इक्वेशन चाहिए होगी हमेशा। हमने प्रेशर इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स, हम नंबर ऑफ मोल काउंट करेंगे 3 + 1 4 रिएक्टेंट के, 2 प्रोडक्ट के। ठीक है। रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, 4 हैं, प्रोडक्ट के मोल 2 हैं। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन विल शिफ्ट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। प्रेशर इंक्रीज करने से ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो हम कोई भी रिएक्शन हो, हम 4 ही रिएक्शन देखेंगे।
बैलेंस इक्वेशन देखेंगे, अगर नहीं है तो बैलेंस करेंगे, नंबर ऑफ मोल काउंट करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे कितने, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। जिस तरफ कम मोल होंगे प्रेशर इंक्रीज से इक्विलिब्रियम पोजीशन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। इसका मतलब है मैं इसे दो कंडीशंस में चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ एक मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा हो। जब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट के मोल कम होंगे, प्रेशर इंक्रीज से रिएक्शन फॉरवर्ड। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज का मतलब क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज। प्रेशर इंक्रीज का मतलब है डिक्रीज इन वॉल्यूम। इसका मतलब है इफ एन आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, जब भी रिएक्टेंट और इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट के मोल कम होंगे, मैं प्रेशर इंक्रीज करूँगा या वॉल्यूम डिक्रीज करूँगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड होगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने से या वॉल्यूम डिक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। कब, इफ एन आर इज ग्रेटर देन एन पी, जब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है, प्रोडक्ट के मोल कम है, प्रेशर बढ़ाया फॉरवर्ड। प्रेशर बढ़ाने का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज किया फॉरवर्ड। वॉल्यूम का क्या इफेक्ट है, इफ नंबर ऑफ मोल्स, या फिर हम कह सकते हैं विद डिक्रीज इन वॉल्यूम रिएक्शन विल गो टू द डायरेक्शन विद लेस मोल्स। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ। तो ये हो गई पहली कंडीशन। अब इसके उलट कर लेता हूँ, प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर इस रिएक्शन का प्रेशर डिक्रीज करें तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर मोल ज़्यादा है। मैंने प्रेशर डिक्रीज किया, रिएक्शन रिवर्स जाना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल, रिएक्टेंट साइड पे 4। इसका मतलब है यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज से इसके रिवर्स कर लें। फॉरवर्ड है तो रिवर्स हो गया। दूसरी कंडीशन मेरे पास इसके अपोजिट हो जाएगी, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के मोल अगर किसी रिएक्शन में ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट के मोल किसी रिएक्शन में कम होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है, रिएक्टेंट के मोल कम है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम रिएक्शन ले लेते हैं, PCl5 डिकम्पोज टू गिव PCl3 प्लस Cl2। रिएक्टेंट का 1 मोल है, प्रोडक्ट का 1 + 1 टोटल 2 मोल्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूँगा, इफ़ वी इंक्रीज प्रेशर, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ जाएगी, रिएक्शन रिवर्स जाएगा लेस मोल्स की तरफ। इसका मतलब है इंक्रीज इन प्रेशर और इसका मतलब है डिक्रीज इन वॉल्यूम विल रिवर्स द रिएक्शन इफ NR इज लेस देन NP। प्रेशर इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज से रिवर्स। इसके अपोजिट कर लें, अगर हम प्रेशर डिक्रीज करें तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज करने से मोर मोल्स की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर। इसका मतलब है डिक्रीज इन प्रेशर और इंक्रीज इन वॉल्यूम से फॉरवर्ड हो जाएगा रिएक्शन। अब वैल्यू ऑफ Kc पे, ये तो हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका वैल्यू ऑफ Kc पे अगेन कोई इफेक्ट
नहीं होगा, वैल्यू ऑफ Kc रिमेन सेम, Kc कांस्टेंट है वही रहेगी। तो इट ओनली शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमारे पास दो तरह के केस फिर आ जाएंगे। रिएक्शन या एक्सोथर्मिक हो सकता है या रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या इफेक्ट होगा और वैल्यू ऑफ Kc पे क्या इफेक्ट होगा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई से एसिड या अल्कली की डिसोल्यूशन। मैं Na2CO3 सॉलिड अगर ले लूँ और इसे वाटर में डिज़ोल्व करूँ, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एक्वस बनाऊँ, कैसा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक। कोई भी एसिड या अल्कली जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, एसिड या बेस को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, इट डिसोसिएट इनटू आयन, जनरली दे इवॉल्व हीट। HCl वाटर में डिज़ोल्व करें एक्सोथर्मिक, NaOH वाटर में डिज़ोल्व करें एक्सोथर्मिक, KOH वाटर में डिज़ोल्व करें एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन ऑफ एसिड और अल्कली इज एक्सोथर्मिक, ये हीट इवॉल्व करते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल ले ली। Na2CO3 सॉलिड से Na2CO3 एक्वस बन रहा है। अब अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो इसके अपोजिट ये एंडोथर्मिक होगा। अगर ये हीट इवॉल्व करेगा एक्वस फेज में चेंज होने पे, तो एक्वस से वापस जब सॉलिड बनेगा तो इट विल एब्सॉर्ब हीट। हर एक्सोथर्मिक प्रोसेस का अपोजिट एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अपोजिट एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का अपोजिट रिवर्स रिएक्शन एक्सो होगा। अब इसमें से कौन सा प्रोसेस, कौन सी साइड ऐसी है जो कि इंक्रीज इन टेम्परेचर से फेवर होगी? अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो ज़्यादा फॉरवर्ड जाता है, क्योंकि एंडोथर्मिक इज द प्रोसेस विच रिक्वायर हीट टू प्रोसीड। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसको हीट रिक्वायर्ड है, विच एब्जॉर्ब हीट। अगर नहीं मिलेगी तो फॉरवर्ड नहीं होगा। इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस इंक्रीज इन टेम्परेचर से होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि Na2CO3 एक्वस से चेंज होगा। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर डिक्रीज से फॉरवर्ड जाएगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले मैं यहाँ कर लेता हूँ इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा फेवर्ड बाय डिक्रीज, इसका मतलब है डिक्रीज इन टेम्परेचर से फॉरवर्ड, इंक्रीज इन टेम्परेचर से रिवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या आ गई हमारे पास? पहली कंडीशन टेम्परेचर इंक्रीज, नहीं पहले हम कर लेते हैं टेम्परेचर डिक्रीज, तो रिएक्शन चला जाएगा फॉरवर्ड। उसके बाद दूसरी है टेम्परेचर इंक्रीज। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स। अब जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। टेम्परेचर इफेक्ट द वैल्यू ऑफ Kc की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। अब सिर्फ इक्विलिब्रियम की पोजीशन ही चेंज नहीं होगी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से, इट ऑल्सो चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। और जब रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा तो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट चेंज होगी। तो इस वजह से अगर डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, तो Kc की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन रिवर्स होगा, Kc डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी है रिएक्शन कैसा हो? एंडोथर्मिक।
अब कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो होगा, इसका मतलब है जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो एंडोथर्मिक क्या होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड, और जब फॉरवर्ड होगा तो केसी इंक्रीजेस, प्रोडक्ट ज़्यादा बनने से केसी की वैल्यू बढ़ेगी। इसके अपोजिट टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिवर्स, और रिवर्स होगा तो केसी डिक्रीजेस। तो ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद आखिरी है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या चेंज लाएगा। पैरामीटर कैटलिस्ट हो गया, कंडीशन जब हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ, दोनों का रेट बढ़ाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेस। अब इससे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या फ़र्क आएगा। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जितना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का बढ़ेगा उतना ही रेट रिवर्स रिएक्शन का बढ़ाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नो इफेक्ट, कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन। वैल्यू ऑफ केसी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा है उतना रिवर्स रिएक्शन बढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो सेम रहेगी, तो वैल्यू ऑफ केसी पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज इन पैरामीटर्स या इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको हम ली-शैटलियर प्रिंसिपल की मदद से स्टडी करते हैं, और हम कहते हैं कि जो हमने चेंज लाया उसको अपोज करेगा रिएक्शन, रिएक्शन ने उसको अपोज किया। कंसंट्रेशन का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट और कैटलिस्ट का इफेक्ट। अब यहाँ पे कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड बाय प्रोवाइडिंग द न्यू मैकेनिज्म टू द रिएक्शन, बाय प्रोवाइडिंग न्यू रिएक्शन पाथ। इसका मतलब है बाय प्रोवाइडिंग न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें कम एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ली-शैटलियर प्रिंसिपल की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन दो हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय अ कांटेक्ट प्रोसेस। हम बात करते हैं, हम पढ़ेंगे हैबर्स प्रोसेस और कांटेक्ट प्रोसेस को कि कैसे ली-शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करके मैक्सिमम यील्ड हासिल की जाती है। ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है, हमें ऑप्टिमम कंडीशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हैबर्स प्रोसेस की। इन हैबर्स प्रोसेस अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्शन ऑफ N2 एंड H2 टू प्रोड्यूस NH3। ये रिएक्शन करवाया जाता है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा H इज इक्वल टू -92.46 किलो जॉल पर मोल। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए जो हाइड्रोजन होती है वो हासिल की जाती है फ्रॉम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा होता है, पेट्रोलियम की क्रैकिंग में साइड प्रोडक्ट के तौर पे बनता है। N2 डिस्टिल फ्रॉम एयर, नाइट्रोजन एयर की डिस्टिलेशन से एयर को कूल करते हैं और उसमें से नाइट्रोजन सेपरेट करते हैं ना। -33 34 नाइट्रोजन का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसे डिस्टिल करके एयर से सेपरेट किया जाता है, यहाँ से नाइट्रोजन हासिल की जाती है। अब ऑप्टिमम कंडीशंस के लिए मैक्सिमम यील्ड हासिल करने के लिए ली-शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं इस रिएक्शन पे, ताकि क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, कंप्लीट नहीं होगा। तो हम मैक्सिमम यील्ड हासिल करने के लिए क्या करेंगे, कंडीशंस अप्लाई करेंगे जिस पे यील्ड मैक्सिमम हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया हासिल कर सकें। सबसे पहले हमें मालूम है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक,
बल्कि उससे भी पहले कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ अमोनिया। हैबर्स प्रोसेस की एक कंडीशन क्या है, अमोनिया को कंटिन्यूसली रिमूव किया जाता है, और अमोनिया को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, अगेन इसको कूल करते हैं टू द लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर पे कूल करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर में N2H2 और NH3H2 और N2 मौजूद है। सही, ये N2 नहीं, NH3 का मेल्टिंग पॉइंट जिस पे ये लिक्विड फेज में चेंज होगी -34 है, -34 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड फेज में चेंज होता है। तो इसको -33 पॉइंट समथिंग या -34 तक जब कूल करते हैं तो अमोनिया लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड अमोनिया की फॉर्म में चेंज जाता है, जबकि H2 और N2 उसमें बच जाती है जो कि गैसियस फेज में होती है, और अमोनिया को रिमूव किया जाता है बाय लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन के ज़रिए लिक्विफाई करके अमोनिया को निकाल दिया जाता है टू इंक्रीज। पहली कंडीशन कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ अमोनिया। दूसरी ऑप्टिमम कंडीशन मैक्सिमम यील्ड के लिए हम इस रिएक्शन पे क्या अप्लाई करते हैं, हमें मालूम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर लेस देन रिएक्टेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से कम है। ऐसे केस में इंक्रीज इन प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा, तो इस रिएक्शन के लिए हाई प्रेशर यूज़ किया जाता है अप टू 200 atm, बिकॉज हाई प्रेशर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। हाई प्रेशर इसको फॉरवर्ड लेके जाता है। उसके बाद हमने कहा डेल्टा H इज -92, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। माइनस का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसके लिए जो टेम्परेचर की कंडीशन यूज़ की जाती है वो है 400 to 450, 400 to 450 डिग्री सेल्सियस। 400 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली से हम 400 कहेंगे। 400 डिग्री सेल्सियस दैट इज 676 केल्विन, 673 केल्विन। तो टेम्परेचर जो यूज़ किया जाता है वो 400 डिग्री सेल्सियस या 673 केल्विन है, और इस लो टेम्परेचर पे मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया हासिल होती है। अब ये लो है, इंडस्ट्रियली ये लो है, क्योंकि अगर इस रिएक्शन को हम 800 पे लेके जाएंगे, ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो जाएगा। अगर हम इसको 200 पे या 100 या इससे लो टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन तो बढ़ेगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि रिएक्शन कब होगा, व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अनदर, यहाँ कोलिजन थ्योरी आ जाएगी, एंड मॉलिक्यूल विद सफिशिएंट एनर्जी, मॉलिक्यूल विच पजेस एक्टिवेशन एनर्जी विल रिएक्ट। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए ये लो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है 400 का, ना कि 800 1000, ना ही 150 40 या नेगेटिव में, क्योंकि फिर फॉरवर्ड रिएक्शन तो बढ़ता है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम वेरी स्लो, स्पीड ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, तो पहला क्या है, कंटिन्यूस रिमूवल की जाती है अमोनिया की। दूसरा 200 atm का प्रेशर यूज़ करते हैं हैबर्स प्रोसेस में। तीसरा है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और उसके बाद टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट इज़ यूज्ड। और कैटलिस्ट क्या यूज़ किया जाता है, आयरन मेटल कैटलिस्ट। आयरन एम्बेडेड इन सिलिका एल्यूमिना, ठीक है, सिलिका या एल्यूमिना में एम्बेडेड मेटल का पीस, आयरन मेटल, ऐसा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास कंटैक्ट प्रोसेस। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं सिलिका एल्यूमिना और मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO भी होता है। ठीक है, आयरन मेटल एम्बेडेड इन सिलिका एल्यूमिना और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो दूसरा है हमारे पास, इसकी एप्लीकेशन है कंटैक्ट प्रोसेस। कंटैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है फ्रॉम सल्फर ट्राइऑक्साइड। Sulfuric acid is prepared from sulfur trioxide, and sulfur trioxide is prepared by reaction of sulfur dioxide plus oxygen.
ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनाया जाता है। अगेन दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच इज नेगेटिव, इसके लिए भी डेल्टा एच नेगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ सल्फर से हासिल किया जाता है, बाय बर्निंग ऑफ सल्फर का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, इट प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। व्हेन SO3 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट प्रोड्यूस H2SO4। लेकिन ये इट प्रोड्यूस H2SO4, लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्टली नहीं किया जाता क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक है। इट प्रोड्यूस फ्यूम्स। हम डायरेक्ट SO3 को वाटर में डिसॉल्व करके सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाते, बल्कि यहाँ पे क्या किया जाता है, इसके बजाय SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में पहले डिसॉल्व किया जाता है और यहाँ से बनता है H2S2O7। इस H2S2O7 को हम कहते हैं ओलियम, और इस ओलियम की डाइल्यूशन से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। व्हेन ओलियम इज डाइल्यूटेड विद वाटर, ओलियम प्लस वाटर जब हम मिक्स करते हैं, इट प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो ये है H2SO4 बनाने का तरीका। सबसे पहले रिएक्शंस आ गए हमारे पास। सल्फर इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ सल्फर। Sulfur dioxide react with oxygen and produce SO3. SO3 when dissolved in sulfuric acid produce oleum. Oleum when diluted with water produce sulfuric acid. ठीक है, डायरेक्टली नहीं किया जाता। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट नहीं करते, हाईली एक्सोथर्मिक है इस वजह से। अब ली शेटलियर प्रिंसिपल या कंडीशंस हम कहाँ अप्लाई करते हैं जी? तो ली शेटलियर प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं इस रिएक्शन पे SO2 प्लस O2 जो कि SO3 बना रहा है, और हमें मालूम है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो लो टेम्परेचर 650 इनिशियली यूज़ किया जाता है। इनिशियली गैसेज आर हीटेड अप टू 650, देन रिसाइकल्ड एट 400 to 500, ठीक है, टू गेट मैक्सिमम SO3। कैटलिस्ट यूज इज वनेडियम पेंटाऑक्साइड, कंटैक्ट प्रोसेस में V2O5 और प्लेटिनम फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड प्लेटिनम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। प्रेशर ऑफ 1 atm इज यूज। 1 atm प्रेशर क्यों? बिकॉज यहाँ पे हैं 2 मोल्स, यहाँ पे हैं 3 मोल, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन विल गो टू द फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड जाएगा। हम नॉर्मल प्रेशर यूज़ करते हैं, लेकिन हम प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। 1 atm प्रेशर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन जो कि इनएक्सपेंसिव है, कंटिन्यूसली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फॉरवर्ड रिएक्शन लेके जाता है, तो एडिशन ऑफ O2 की जाती है और SO3 को रिमूव करते हैं। यहाँ पे एक और बात, H2SO4 इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, और किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस चेक की जाती है बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 के वो मुल्क कितना सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। इट्स प्रोडक्शन गिव आइडिया अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रेलिवेंट। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। इक्विलिब्रियम गिवन है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? N2 प्लस H2 प्रोड्यूस NH3, डेल्टा H माइनस 92 किलो जॉल पर मोल है। वैल्यू ऑफ Kp फॉल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ Kp राइज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर,
वैल्यू ऑफ केपी फॉल विद इंक्रीज इन प्रेशर और एडिंग आयरन कैटलिस्ट शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू राइट हैंड साइड। सबसे पहली बात हमें मालूम है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कभी भी। उसके बाद इक्विलिब्रियम केपी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। हमने कहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, बाकी कोई फैक्टर वैल्यू चेंज नहीं करेगा। हमने टेबुलेटेड फॉर्म में इफेक्ट्स लिखे थे और वहाँ पे हमारे पास क्या था, सिर्फ टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा था केपी वैल्यू को। तो इसका मतलब है ए और बी में से हमने चूज़ करना है। अब अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम रिवर्स जाता है, और जब रिएक्शन रिवर्स जाता है तो केपी वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ केपी फॉल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, केपी फॉल होगी, कम होगी टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिएक्शन रिवर्स जाएगा, केपी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारे पास ऑप्शन ए है। अब यहाँ पे ये 2015 के एमकैट के पेपर में क्वेश्चन मौजूद था, अबाउट 80% ऑफ अमोनिया इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, फर्टिलाइज़र, नाइलॉन और पॉलीमर। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं हैबर्स प्रोसेस से रेलिवेंट। सबसे पहली बात, हैबर प्रोसेस 13% नाइट्रोजन फिक्सेशन हैबर्स प्रोसेस के उससे है। हैबर्स प्रोसेस 110 मिलियन टन ऑफ अमोनिया इंडस्ट्रियली पूरी दुनिया में हैबर प्रोसेस से बनाया जाता है एनुअली, एक साल में 110 मिलियन टन ऑफ अमोनिया प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस। जो अमोनिया हैबर प्रोसेस से बनाया जाता है उसमें से 80% इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र, उसमें से 80% यूरिया फर्टिलाइज़र या डायरेक्ट अमोनिया एज अ फर्टिलाइज़र या डिफरेंट फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और रिमेनिंग जो 20% बचता है इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव एंड नाइलॉन, और उसके अलावा बाकी पॉलीमर्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। नाइलॉन खुद भी एक पॉलीमर है, लेकिन रिमेनिंग जो 20% है वो एक्सप्लोजिव, नाइलॉन और दीगर पॉलीमर्स बनाने में इस्तेमाल होता है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास आ गया कि अबाउट 80% ऑफ अमोनिया इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। हैबर प्रोसेस से बनाया जाने वाला 80% अमोनिया फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद ये 2014 के पेपर में क्वेश्चन था कि 2HF प्रोड्यूस H2 प्लस F2, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc वैल्यू इज 10⁻⁻13 at 2000 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द Kp ऑफ रिएक्शन? रिएक्शन की Kp क्या होगी? हमें रिलेशनशिप याद होना चाहिए, और वो क्या है? Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। तो सबसे पहले डेल्टा n निकालें। जब भी इस किस्म का सवाल आए सबसे पहले डेल्टा n को चेक करें। अगर डेल्टा n 0 आ गई तो हमें कहीं और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा n इज इक्वल टू 0, और जब डेल्टा n 0 होगी Kp इज इक्वल टू Kc। कितनी है? 10⁻³ ए ऑप्शन नहीं है, बी 10⁻⁻13 सॉरी 10⁻⁻13, तो ये 10⁻⁻13 Kp Kc इक्वल होगा इस रिएक्शन के लिए। इसी तरह कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था एंट्री टेस्ट के पेपर में कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर रेंज यूज इन मॉडर्न हैबर्स प्रोसेस प्लांट। जो मॉडर्न हैबर प्रोसेस के प्लांट हैं, मैंने बात की थी अभी कि भाई हम जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं 400 है, लेकिन नॉर्मली आजकल जो यूज़ किया जाता है मॉडर्न प्लांट्स में वो 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 673 टू 773 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो 670 टू 770 केल्विन। अगर आपके पास रेंज गिवन हो टेम्परेचर की और हैबर प्रोसेस के लिए हो, तो आपने क्या यूज़ करना है? 400 टू 500 की रेंज आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह 2016 के एंट्री टेस्ट के मेडिकल के पेपर में क्वेश्चन था कि व्हाट कंडीशन इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड
इन कंटैक्ट प्रोसेस। कंटैक्ट प्रोसेस में सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड इंक्रीज करने के लिए क्या कंडीशन यूज़ की जाती हैं। अब उसमें डिफरेंट कंडीशंस गिवन थी, उसमें एक कंडीशन गिवन थी कंटिन्यूसली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एड ऑफ ऑक्सीजन गैस इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3। तो हमें मालूम है हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ठीक है, बाकी सब प्रोसेस भी हैं, लेकिन ऑक्सीजन इज एडेड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3, तो इसमें हम रिएक्टेंट भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। गुड लक।